Okay, so have we were discussing about the CAE eligibility institutions. So you were making an important point. That's what we were discussing, that these are the kind of an evolving processes which has taken a lot of time even come up to this level. So from the perspective of the examination, you have to see that how within the existing system, how within the existing social institutions, or whether you can say even the governance system, how we can make provisions so that not even the not even any kind of disturbance, or what we can say any kind of complete failure take place. So ये उसी के लिए है कि आप बोल रहे हैं कि क्योंकि रूल बनाना आसान है, लेकिन रूल की अवेयरनेस होना और अवेयरनेस के साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन होना, दैट इज व्हाट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एज अ फ्यूचर ऑफिसर ऑल्सो। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट रूल सब याद कर लेते हैं, लेकिन वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, वो आप जब तक खुद फील नहीं करोगे, उसको समझोगे नहीं कि इफ आई एम स्टैंडिंग ओवर देयर, इफ आई एम देयर एट देयर पोजीशन, देन व्हाट आर द थिंग्स विच आई हैव टू फॉलो एज पर द रूल ऑफ लॉ। तो उस हिसाब से हमें देखना है। तो ठीक है, बेसिक एलिमेंट आपने ठीक बताए, और नेक्स्ट गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ दिस टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स। नाउ फ्रॉम जैसा कि हमने कितनी बार बात भी की है, और हम वी हैव बीन डिस्कसिंग वेरी प्रोएक्टिवली, this is a very important game changer. Building material is a game changer for India, because when we are talking about even urban development, when we are talking about sustainable development, when we are talking about even climate change, when we are talking about even the standards that we are putting up, major minerals की भी अगर हम बात करें, या फिर हम एयर पोल्यूशन की बात करें, everything is linked with the building materials. So uh, Pravesh, would you bring out some facts from here? Are you there? यस सर। तो सर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारा बिल्डिंग सेक्टर है यानी कंस्ट्रक्शन सेक्टर वो एनर्जी को कंज्यूम करता है, उसका जो परसेंटेज है दैट इज 33%। इसके अलावा हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है वो रैम्पेट लेवल पे होता है, कहीं पर अनसाइंटिफिक प्लानिंग के हिसाब से होता है, कॉन्क्रिटाइजेशन इतना बढ़ जाता है, जो नेचुरल एक्विफायर्स होते हैं उनका डिप्लीशन होना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं अलग अलग रिवर जो है, जब मूसी रिवर से लेके साहिबी रिवर, यमुना रिवर तक की बात करें, तो इसके जो चारों तरफ जो ड्रेनेज है वहां पर कंस्ट्रक्शन डेब्रिस डाले जाते हैं, गृह कोड रेरा का सर्टिफिकेशन नहीं लिया जाता है। इससे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, आपके जो नेचुरल एक्वायर्स है वो खराब होते हैं, डिफोरेस्टेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं, और कोनर्वेशन। कोनर्वेशन एक ऐसी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप सिटी, जो आपकी मेन सिटी है, जब उसका स्पेस भर जाता है तो आप उसकी जो पेरिफेरी है वहां पर नई नई सिटीज क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अगेन जो रिसोर्सेज हैं एक पर्टिकुलर सिटी के, उस पर प्रेशर आता है। इसके अलावा रिसोर्सेज के अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो पूरा सिस्टम है एक स्मार्ट सिटी का, वो कहीं ना कहीं बिगड़ता है, प्लानिंग बिगड़ती है। अगर हम बात करें So क्लाइमेट प्लान की, that is good point. Yeah, that is a very good I think analysis, when we even try to find strategies and try to find that what we will do. So from the prelims examination, you can look for words like autoclaved aerated concrete blocks, or red bricks or fly ash, monolithic concrete mivan जिसको लिखा हुआ है. All these words can come up together, and they may ask you that they are related with what. That is how you have to pick them up. And then when we think for what the future can be, जिसमें हम interdisciplinary collaboration की बात करते हैं, या हम बात करते हैं how there will be innovative building materials, तो strategies हैं, जैसे what keyword you must know or you must bring out in your own writings, and जैसे अभी हमने यहाँ highlight भी किया हुआ है, जैसे building orientation, window wall ratio, U value. U value is very important. See, rate of heat transfer of walls, roofs and window assemblies, glazing performance, active cooling systems, that's all, etc करके बोलती है. So I'm not saying that you must mug up all these, but then when going for such topics, you have to understand that what micro element I can bring, what fact अलग हो गया, और उसका analytical approach उसकी अलग हो गई, cost effective, scalable, durable, fight resistant solutions with superior thermal performance and climate resilience. तो ये जैसे अब ये कि vocabulary based keywords हो गए. These comes up to our daily learning.
when we very much calmly write it down and then we revisit it. तो पहले हमें उसको समझना है, हमने वो फेज क्रॉस किया है समझने के लिए, और अब उसको आप कीवर्ड को ले सकते हैं विद हाई इंटेंसिटी, एंड दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प. आप ये भी देख सकते हैं कि हाउ देयर इज अ रोल ऑफ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. तो आईआईटी नहीं है, जैसे आपका नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी करके है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट मस्ट बी इन महाराष्ट्र, एंड नागपुर भी हो सकता है. There are other institutions also. So try to think, what is the role of CSIR and affiliated institutions? What is the role of other non-governmental institutions also, or civil society associations also, which are trying to help in this regard? From examination perspective, different building material का जो इन्होंने एक ये यहाँ पर ग्राफ दिया है, तो औशिक, would you throw light on this? Yes, sir. First of all, sustainable construction requires innovation from building material. तो सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन तो वी हैव डिस्कस कि कैसे किया जा सकता है अदर एरियाज, और इनोवेटिव वॉल्डिंग मटेरियल्स, कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी you can promote. That can be cost effective, scalable, durable, fire resistant solution, fire code adherence कर सकता है, superior thermal performance so that India action for cooling plan can be implemented, और energy efficiency बढ़ सकता है कोई building के, और climate resilience होना चाहिए so that it is disaster proof in the coastal region, it is disaster proof in the hilly terrain or seismic zone. So तो ये construction जो design and practices को भी ये manage जो टेबल है हाँ, हमें ये चीज सिग्निफाई कर रही है कि सपोज रेड ब्रिक अगर हम यूज कर रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि कितना नंबर ऑफ डेज, कितना टाइम लगता है फॉर द हीट टू गेट ट्रांसफर्ड अक्रॉस द वॉल या जो बिल्डिंग मटेरियल है. तो 10 to 13 बिल्कुल. डेज, एक रेड ब्रिक में 11 to 14 डेज एंड लाइकवाइज. यानी कि रेड ब्रिक जो है ज्यादा टाइम लेगी और मेवान कंस्ट्रक्शन जो है लीस्ट टाइम लेगी. दैट्स ऑल. So that is what you have to create a picture in your mind. You have to understand, and that's how you can move on. Please move on to the next topic. Now we have been talking about Rohingyas. Is not the first time it is coming up, but then Rohingyas refugees is an international crisis. There is an influx. Abhi bol rahe hain, which countries are currently seeing an influx? So in general, from the political science and even from international relations perspective, Pravesh, can you tell us 4 or 5 countries or even within the continent that what has been the trend and direction? So sir, regarding Rohingyas is considered as one of the vulnerable refugee community in the Asia. हम देखते हैं म्यांमार के अंदर अराकन किंगडम है, वहां पर ये लोकेटेड थे. इसके बाद क्योंकि वहां पर जो बुद्धिस्ट मेजोरिटी है, आपस कम्युनिटी के अंदर बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से ये माइग्रेशन करते हैं और अलग अलग कंट्रीज के अंदर जाते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो असम हो. इसके बाद अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हमारे यहाँ रेफ्यूजी कन्वेंशन है, जिसका इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि पार्टी नहीं है. क्योंकि इंडिया का ऐसा मानना है कि हम अपनी सोवरेनिटी को के हिसाब से जो माइग्रेंट्स हैं उनको अलाउ करते हैं सिटीजनशिप के लिए या फिर रहने के लिए, और विद ड्यू कंसिडरेशन. तो हम उस रेफ्यूजी का, उस कन्वेंशन का पार्ट अभी नहीं है, इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया. इसके अलावा हम देखते हैं कि जितने भी रोहिंग्या कम्युनिटी हैं वो आपकी दिल्ली जैसी कैपिटल के अंदर भी लोकेटेड है, जिसके लिए अलग से स्पेशल एरियाज क्रिएट किए जाते हैं, और स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 का जो दिल्ली पुलिस का है, उनके सुपरविजन के अंदर इनको रखा जाए. जब हम बात करते हैं रोहिंग्यास, तो इनके ह्यूमन राइट्स के इश्यूज उठाए जाते हैं कि इनका ह्यूमन राइट्स क्या, इनके भी तो फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए. और इनकी तरीके से, इनकी तरफ पर जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटीज इंटरनेशनल लेवल पर जो अलग अलग हमारे रेफ्यूजी हैं, उनके फंडामेंटल राइट का क्या, तो उसी के कंटेक्स्ट में आती है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, जो कि बताती है कि हर किसी के अपने अपने राइट है. सिविल राइट है, पॉलिटिकल राइट है, इकोनॉमिक राइट है, रेफ्यूजी के भी राइट्स हैं. लेकिन यूडीएचआर की जो कन्वेंशन है उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जिन जो रोहिंग्यास के ऊपर अप्लाई होते हैं, लेकिन वो हर कंट्री के हिसाब से यूनिफॉर्म नहीं.
इसी की वजह से जो रोहिंग्याज हैं इनका मार्जिनलाइजेशन, वनरेबल हर जगह देखने को मिलता है। तो And we have these to are also we have to keep in mind the basic fact that even they had been denied citizenship in their own country. So stateless हैं ये, stateless यानी कि दो एंगल से आप इसको देखिए, when you are even writing answers or when you are even preparing a short note on this. पहली बात तो म्यांमार को क्यों नहीं आपने इंटरनेशनली गवर्नेंस सिस्टम के अंदर, या म्यांमार को ही आपने क्यों नहीं कन्विंस कर पाए, क्यों नहीं उसको आप, आई वुड नॉट से पुलिसिंग, लेकिन क्यों नहीं उसको इतना मोटिवेट या इंस्पायर कर पाए कि इट शुड हैव टेकन द राइट स्टैंड। एक एलिमेंट वो है। दूसरा, because Myanmar itself refused to recognize them, and that is why they had been persecuted. So it is a kind of a humanitarian problem, not only just for one country, for others also. And they are living in harsh conditions. That's what we can say. फिर इंडिया का आपने बता ही दिया कि इंडिया का क्या स्टैंड है इसमें। इंडिया इज नॉट अगेंस्ट कमिंग ऑफ refugees into India, but it has to take into account also that every state, like you said, every state has their own policies and also own outlook. वरना चाइना भी है, और बांग्लादेश में तो है ही खैर, उसके बाद इंडोनेशिया की बात आती है, और आई बिलीव जो अभी भी न्यूज में, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन, मलेशिया की बात आती है। दैट इज हाउ वी हैव टू सी। So you have to see it as a part of a bigger picture, that in spite of talking about developed countries, in spite of talking about such progress, and in spite of being thinking about that, we are all moving towards such kind of कलेक्टिव अप्रोच थ्रू डिफरेंट फोरम्स। अभी भी वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो ना किसी G77, ना किसी G20, ना किसी वर्ल्ड के जो हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, उनकी बात उठाने का अभी भी हम कह सकते हैं कि देयर आर मेनी इश्यूज ऑफ दैट सॉर्ट। सो रोहिंग्या इज वन ऑफ दोज इश्यूज बिकॉज द पीपल देमसेल्व्स आर नॉट, एज यू सेड, यूनाइटेड नेशंस के जो डिक्लेरेशन है, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन, दिसंबर जो हम बनाते भी हैं, यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट्स डे है, और दूसरा जो हमने बात की कि इसमें रोल यूनाइटेड नेशन की बाकी एजेंसीज का भी है। दिस इज व्हाट यू हैव टू सी, एंड यू हैव टू सी दैट दिस इज अ वेरी क्रिपलिंग सिचुएशन, एंड एट द ग्रास रूट लेवल बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने डिस्क्राइब किया था 2017 में कि एथनिक क्लेंजिंग हो रही, फैक्ट फाइंडिंग मिशन भी, कमीशन भी भेजा, और उसके बाद भी वी कांट सी एनी रिजल्ट्स। कैन यू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक प्लीज? So this topic is talking about कश्मीर राइस वैरायटी का यूनिक एरोमा। तो 4 कीवर्ड्स बताइए औशिक, व्हाट वी कैन थिंक ऑफ व्हेन वी थिंक अबाउट व्हाई सच काइंड ऑफ न्यूज इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। सिर्फ यही नहीं, लाइक ये तो है, इसमें तो पूरा बताया ही है कि भाई एक नया राइस वैरायटी है, या फिर कश्मीर हिमालयस का एक यूनिक ज्योग्राफिकल रीजन है। आप लेकिन बताइए कि व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, 3-4 points, and if some facts you can bring in. So new kinds of rice is important so that India can achieve a competitive edge in the global agri produce export. And GI tag का been given, for example बासमती राइस के लिए दिया जाता है। Second would be sir to develop the region of the Kashmir, to demilitarize and to make it more mainstream, वहाँ पर एग्री प्रोड्यूस करना इम्पोर्टेंट है। दैट इज वाई more and more new aromatic compound, new aromatic rice is being promoted. Second, Agreed, I agree with what we can actually see third, here, not just here, but whenever it's a certain kind of this development comes up, you must keep in your mind that, and you must appreciate also, you must try to be inspired also, that whenever we are talking about government institutions, and when we are talking about especially the agricultural scientists, they have tried to bring not only this this gene what we were talking about, which was on the prevalence of verge of extinction, that's what we can say, because of the rice blast disease, उसकी yield भी low थी और उसमें profitability भी नहीं थी। So what is most important, one takeaway we can take here, that जो scientists हैं from this reputed university, they have taken up the decision along with the DBT, and then the whole community came up. This is an example, जब आप बात करते हैं R&D में क्या हो रहा है इंडिया में, जब आप बात करते हैं कि where is the investment, where is the reform, yeah, where is the kind of development. So these examples help us to be inspired.
क्योंकि उन्होंने इस पर काम किया और उन्होंने जो है इसको राइट एक बायोसिंथेसिस करके बायो और उसके बाद जो है रेगुलेशन ऑफ वीओसीज जो भी वो उसको करके मेन स्ट्रीम जैसे अभी हमने बोला तो लेके आ सकते थे, तो उसके लिए किया। तो हमारे लिए ऐसा टॉपिक जो है दो पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक, इफ देर आर की वर्ड्स विच वी कैन लुक फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रीलिम्स, जैसे हाउ इट एक्चुअली हैपेंड, जैसे इसमें बताया भी हुआ है कि जो ट्रांसक्रिप्टोम सीक्वेंसिंग हुई, तो ट्रांसक्रिप्टोम सीक्वेंसिंग का मतलब है कि जो भी इंटायर सेट ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है सैंपल में उनको कैप्चर किया एनालिसिस के लिए, और उनके एक्टिव जीन्स आइडेंटिफाई किए और उनके एक्सप्रेशन लेवल आइडेंटिफाई किए, और उसके बाद उस तरीके से एक लार्जर पिक्चर प्रेजेंट की कि कैसे जीन रेगुलेशन और जो बायोसिंथेसिस है, व्हाट बायोसिंथेसिस मींस, औशिक एक्सप्लेन। So biosynthesis is use of the technology Correct. to edit the genes or to just to sequence the genes to identify the various factor की how the particular compound या फिर particular gene showcases expression into the uh, बोल सकते हैं जो एनिमल्स होता है, एनिमल प्लांट या फिर बाकी से प्रोडक्ट होता है बायो तो प्रोडक्ट। जैसे इस केस में इस वैरायटी ऑफ राइस में 36 वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइडेंटिफाई किए गए मुश्तबुजदिली राइस में, एंड देन उनको जीन एडिटिंग के थ्रू ऑल्टर किया गया। यस, करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। और इसी के साथ सर 2 पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ कि ये जो मुश्क भुज्जी राइस है, इससे पहले भी कश्मीर के अंदर राइस को जीआई टैग दिए जा चुके हैं। जब हम बात करते हैं बासमती, बासमती को कश्मीर के अंदर भी जीआई टैग मिला हुआ है। और ये जो मुश्क बुद्धि राइस है, अगर इसकी बात करें तो हाइयर रीचेस यानी आपके माउंटेन सेमी माउंटेन रीजन्स के अंदर इसकी कल्टीवेशन होती है। प्रॉपर्टीज कैसी है? हाई टेस्ट होता है। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज एक साइंटिफिक टर्म है, ये प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम कहाँ देख सकते हैं? अपेडा, एग्री प्रोसेस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो इसको एक्सपोर्ट करेगा, इसकी प्रोसेसिंग करके पैकेट में पैकेजिंग करके इसको मार्केट में अंदर डालेगा। और कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं वन नेशन वन मार्केट की, तो उसके अंदर इसका इंकॉर्पोरेशन करके जम्मू कश्मीर को एक इंटेग्रल पार्ट बनाने के अंदर भी अपेडा एक अहम भूमिका निभाता है। अपेडा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नॉट ओनली विद दिस वन। आप इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि आज हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, कल हम कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, जो हमारी हेरिटेज एग्रीकल्चर हेरिटेज, आप उससे इसको लिंक करके चलो। नेक्स्ट टाइम सिर्फ आपको फिर डिफरेंट जो लोकेशन है इंडिया की, उनके आपको सिर्फ कुछ की वर्ड्स पता होने चाहिए, बिकॉज रेस्ट ऑफ द प्रोसेस रिमेन सेम। कैन यू मूव फॉरवर्ड प्लीज? Now this topic is very important, not from the perspective कि भाई ये जहाज में क्यों टकरा गया, ठीक है ये तो इवेंट है, लेकिन द पॉइंट इज दैट शिपिंग, जब हमने पहले भी बात की है, और वी हैव when we are writing answers we have seen also in that context, maritime heritage I'm using the wrong word, basically shipping जो industry है, global shipping industry, how India's linkage is with that is very important to understand. So obviously we are having a good amount of talent and resources maritime के लिए, we have contributed always. Merchant Navy का यहाँ पर एक तरीके का पैशन रहा है. There had been so many institutes also, there is a national university also in this context. So this is in this context this has been given. लेकिन all other issues which you have discussed previously also, और आपने पहले लिखे भी हैं, what is the share in the world global जो shipping maritime trade है, उसके बाद हाउ वी कैन इंक्रीज आवर प्रेजेंस, और उसके बाद जो रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें हमने मैरीटाइम एक्ट की बात भी की थी कि एक्ट आया है, देयर आर डिफरेंट डेवलपमेंट्स ऑल्सो, क्रेडिट की बात है, और उसके बाद टेक्नोलॉजी की बात है, एंड हाउ टू कम्पीट विद दोज नेशंस जो कि मैरीटाइम हब है अपने आप में, व्हाट इंडिया इज डूइंग इन दैट रिगार्ड, इस एंगल से आप सोच सकते हैं।
Anything else? Sir, Anybody want to add? I want to add 3 areas. First of all, जो शिप बिल्डिंग में जो लीडर, हेलो, Please continue. yes, so China is leading in the shipbuilding industry, whereas जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में जो ओनरशिप है, फॉर एग्जांपल जो Mhm. शिप बनते हैं, जो बनाते हैं वो चाइना बनाते हैं मोस्टली इन इंडिया वर्ल्ड। जो शिप बन जाते हैं वो फिर कुछ कंपनीज के अंदर में ही काम करते हैं, तो कंपनीज के अंदर ग्रीस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, 25% ऑफ द वर्ल्ड उनके पास शिप्स है ओवरऑल। और इंडिया इज डेवलपिंग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इन गुजरात। और वी टॉक्ड अबाउट एंटी पायरेसी एक्ट जो न्यूली आया था, which talks about India should become a national net security provider in that region. And here जो important 2 areas लिखा हुआ है कि 90% of the world goods trade by volume will take a hit without Indian seafarer। और वर्ल्ड में इंडिया रैंक्स थर्ड है सीफेयरर्स में, ग्लोबल सीफेयरर्स में 10% इट प्रोवाइड्स। तो इसमें Okay, thank you. ओवरऑल And there टॉपिक is ये कहना one चाह रहा more था कि जो important convention, क्रू थे वो पूरे Marpol. टोटल इंडियन थे, लेकिन जो Mhm. कैप्टन थे वो यूएस के थे। Okay, तो that's तो good. सीफेयर में 10% है इंडिया का कंट्रीब्यूशन। Yes, And Mansi. Marpol Convention is also related to international convention aimed at prevention of pollution from ships. Oh, good point. Now, it is in this context only 42% growth in jobs for Indian sailors. That's fine. It happens with every industry. So, Pravesh, can you tell me 2 more industries? जैसे आप शिपिंग इंडस्ट्री में बोल रहे हैं कि देयर हैज बीन ग्रोथ फॉर इंडियन वर्कर्स, 2 और इंडस्ट्री बताइए जिसमें लास्ट डिकेड के अंदर या तो उतार हुआ है या चढ़ा हुआ है। सर स्टील सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है इंडिया के अंदर। और दूसरा सर गिग इकोनॉमी, जिसके अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग फूड सर्विस से लेकर के और ई कॉमर्स। कल ही हमने कवर किया जैसे इंजीनियर्ड गुड्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और उसको हम आगे और प्रमोट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड और बायलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में भी इंजीनियर गुड्स। दोनों एग्जांपल्स आर दे आर फाइन, लाइक यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू थिंक ऑन योर ओन की हाउ इट कैन अप्लाई विद दैट। सो आई लाइक इट, गुड। और इन टर्म्स ऑफ स्पेशली फार्मास्यूटिकल्स में भी आप कह सकते हैं, स्पेशली पोस्ट कोविड। और उसके साथ ही वी हैव गॉट लॉट ऑफ मोर प्रेजेंस एंड एवेन्यूज। जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स में तो है ही, लेकिन उसको और स्ट्रीमलाइन और उसको और ज्यादा हमें मौका मिला है। कैन यू मूव फॉरवर्ड प्लीज? कार ऑटो मेकिंग और केमिकल्स इंडस्ट्री में भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमारे सामने आता है, नो रोड नो वोट सेज विलेज इन उत्तराखंड बॉर्डरिंग चाइना। और हमने न्यूज के हिसाब से बोल दिया कि प्रेजेंट सीईसी हैड वोड इन 2022 टू लुक इनटू द इशू, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो इसको फ्रॉम द गवर्नेंस पर्सपेक्टिव अगर हम 2 लाइन में समराइज हमें करना हो तो कैसे करेंगे औशिक? So first of all, the resident living in that region have made the executive accountable to their own objective, which they have promised regarding the ग्राम सड़क योजना, कि उनको बनाना चाहिए था, ऐसे हुआ नहीं। Only 50% of the road has been constructed. That is why they are questioning the government कि रोड बनेगा तभी वोट मिलेगा सर तब। बिल्कुल सही बात है। तो मानसी, don't you think that they are trying to keep government hostage and they are being unreasonable because it is bordering China? I don't think you're able to hear us. सर आप बोले। सर इसमें, हाँ सर इसमें बोल सकते हैं कि जो दे आर located just close to China. They know the they know the terrain of the region, and they know that how Chinese intrusion can affect the India national security. That is why they are making government accountable, कि government को भी लगना चाहिए कि they are the first citizen in that region. तो for और आप they ये are भी resident. कह सकते हैं कि they are not saying that
we cannot take the stand कि they are trying to keep the government hostage या फिर they are trying to highlight their issue. This is their basic right. This is their basic fundamental right in one sense. Governance, as you said, government must be responsible, and it must do the all needful. So that is why we can say that we have to take such examples when we talk about spirited approach towards democracy, when we talk about people's the different nuances of Indian democracy, कि लोग अपनी बात को रखने के लिए डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में और उसमें विश्वास रखते हैं, और उस बात को हायर लेवल तक सुना भी जाता है. दैट इज हाउ व्हाट वी कैन presume, and accordingly in different kind of essays also, जब essay की बात आती है, such examples one can really quote and try to see the thing, try to bring the things in a positive light. चलिए next. Now these are facts, security features of rupee notes. Karuna? जी सर. सर am I audible? Yeah, please speak, go ahead. सर यहाँ पे बात हो रही है कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है. पहले तो आरबीआई नोट्स की बात करते हैं तो एक ग्रीन दिखता है, एंड देन अगर एक एंगल पे एलिवेट करते हैं तो ब्लू कलर में दिखता है, तो कलर शिफ्टिंग इफेक्ट देखने को मिलता है. तो जो इंक यूज़ की जाती है OVI बोलते हैं उसको, ऑप्टिकली वेरिएबल इंक. इसके अलावा अगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इटैलिक वर्ड्स जो कार्विंग होती है उस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इंटैग्लियो प्रिंटिंग बोलते हैं, जो कि आरबीआई ने रिलीज़ किया था 2016 में. जो न्यू नोट्स वहाँ से यूज़ करना स्टार्ट किया. इसके अलावा 5 से 10 रुपये के जो नोट हैं उसमें जो हमें टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है उसको माइक्रो प्रिंटिंग बोलते हैं. इसके अलावा सिक्योरिटी थ्रेड आरबीआई के नोट्स में देखने को मिलता है फ्रॉम 2002 ऑनवर्ड्स, जिसमें भारत एंड आरबीआई की इंग्रेविंग्स होती हैं नोट के ब्रेड्स पे. तो उसको सिक्योरिटी थ्रेड की तरह यूज़ किया जाता है ताकि जो फेक करेंसी बनाई जाएगी वो एक्यूरेटली वैसी ना बन पाए. इसके अलावा अगर बात करते हैं कि जो शैडो रीजन होता है एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट के बीच में, उसके बीच में जो ब्राइट स्पॉट होता है उसको अरागो स्पॉट बोलते हैं. एंड मैनीफोल्ड का मतलब होता है मैथमेटिकल टर्म्स में लोकल और ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने के लिए. इसके अलावा अगर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण की बात करते हैं तो 2 प्रिंटिंग प्रेसेस चलाते हैं, एक तो सालबोनी वेस्ट बंगाल में एंड देन एक मैसूर कर्नाटका में. This is important from the perspective कि हमें पता होना चाहिए ना. तो ये आपसे कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसा आने के चांसेस नहीं होते, मेंस में भी इसको लिख नहीं पाएंगे, लेकिन आपकी अवेयरनेस अगर है, यू बिकम मोर बेटर इक्विप्ड पर्सन, और आपको ये पता होना चाहिए. दैट इज हाउ, जब हम कहते हैं सामान्य अध्ययन की जानकारी जब हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में, तो आम आदमी को भी थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन आम आदमी से आप अलग जब भी हो सकते हैं जब इन चीजों को आप डिसिप्लिन तरीके से, मोर कमिटेड तरीके से देखें और अपने पास नोट करें. एंड देन यू मस्ट बी अवेयर कि अगर पूछा जाता है या अगर आपको किसी को बताना भी है, यू मस्ट बी एबल टू डू सो. अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज पता होनी चाहिए. बट दैट इज सिक्योरिटी फीचर ऑफ रूपी नोट्स इज अ वेरी वैलिड एंड अ मेन स्ट्रीम पॉइंट, जो कि कभी भी पर्सनैलिटी टेस्ट में ही पूछा जा सकता है. एंड लेट मी शेयर विद यू, देयर आर 2 लाख थिंग्स विच वी कैन नॉट डू. सो दैट इज वाई जो चीज सामने आ जाती है उसको पॉजिटिव अप्रोच से देख लिया, उसको नोट कर लिया, and then try to see things in a consolidated manner. In festivals we celebrate human connections, that is correct, and we also know that. But if I say 4 human connections reflected by different festivals that we celebrate in India, 4 human connections. Mansi, can you hear me? हाँ जी सर. बताइए 4 human connections in festivals that we celebrate in India. So we celebrate the victory of truth. Very true. Then
Then we talk about celebrating happiness when talking about the festivals of Holi. So happiness is important. Then caring, or we can talk about fraternity and brotherhood. So these can be the few, so which I can mention. So what we can see, how from the examination perspective, जैसे मैं हम बार बार बात करते हैं, आप लिखते हैं, सोचते हैं. So you have to just consolidate these your basic ideas. That when we say in festivals, there are different human connections that we celebrate, from the ideas of tolerance to celebrating unity in diversity to celebrating the idea of giving space to others, accommodation जिसको हम कहते हैं, to be happy in the uh, happiness of different communities. Now, this forms the basis of, in the constitutional terms, this form the basis of the basic structure or the preamble of the Constitution. And on the top of it, when we see from the ethics perspective, as a civil servant, future civil servant, we must understand and we must know that this is the core juice or the core element which will take the society and India forward from its Amrit Kal to the Viksit Bharat. तो ह्यूमन कनेक्शंस जैसे आपने कीवर्ड बोले तो उसी को बस ब्रॉड कर देना है. इवन द क्वेश्चन ऑफ टॉलरेंस, और एज आई जस्ट सेड, चाहे वो जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, क्रिश्चियनिटी है, ट्राइबल फेस्टिवल्स हैं, सो दे ऑल सेलिब्रेट, दे ऑल रिजुविनेट. और अगर आप इसको ऐसे ही बढ़ाते चले जाओगे, सोचोगे, सो दिस हेल्प्स अस इन राइटिंग एसेज आल्सो, एज वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली, एंड आल्सो इन द एथिक्स पार्ट, दैट इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग. वन और टू फैक्ट्स आप हमेशा ले सकते हो कि कोई उपनिषद का एग्जाम्पल है, या कोई वैदिक टेक्स्ट है, या एनी अदर टेक्स्ट और एनी अदर personality you can quote. So this is what we can take. Move forward, please. So epilepsy is औशिक आप बताइए, एपिलेप्सी एकदम ब्रीफ में क्या है, और हाउ इन केस ऑफ बेसिक साइंसेस कैसे देखें इसको? इट इज अ क्रोनिक ब्रेन डिजीज, और इसे सीजर होता है. सीजर मतलब कि आप बेहोश हो जाते हैं, बीच में गिर जाते हैं अचानक से, आपको झटके और लगते हैं? हाँ, झटके लगते हैं. हाँ, ऐसा पूरे बॉडी पार्ट में हो सकते हैं या फिर कुछ कुछ बॉडी पार्ट में हो सकता है. लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, फिर न्यूरोलॉजिकल डिजीज है अगर एक एक कीवर्ड बोला जाए तो कुछ कंडीशन के कारण हो सकता है. तो एपिलेप्सी इज अ कंडीशन, ये कॉन्सिक्वेंस है. और जो पीछे जो किसके कारण होता है, हो सकता है हार्ट अटैक के कारण हो सकता है, या फिर और मसल मसल स्टिफनेस के कारण होता है. बॉडी के अंदर में जो डिफरेंसेस है एनपी, पोटेशियम और सोडियम का, उसके कारण भी हो सकता है. तो और फिर ब्रेन ट्यूमर के कारण हो सकता है. कुछ ब्रेन में इंजरी कहीं पर हुआ होगा लेकिन पता नहीं चला पहले से, तो फिर उसके कारण हो सकता है. इसलिए ब्रेन स्कैन इज इम्पोर्टेंट फॉर एपिलेप्सी. So that means with the going on advancement, going on more and more collaborations, जैसे एम्स का हमने पढ़ा है, एम्स इन दिल्ली इज एक्चुअली गोइंग अप विद द मोर एंड मोर रीच. तो यानी स्कैन्स होने चाहिए, रूरल एरियाज के अंदर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए टेक्नोलॉजी की, टेली मेडिसिन के थ्रू भी हो सकता है. मोर एंड मोर लोगों को जिनको ये क्रॉनिक, बिकॉज यू सेड इट्स अ क्रॉनिक डिजीज, तो पता लगे, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, और उसके बाद जो है उसके लिए मैनेजमेंट, या हम ये कहना चाहिए जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो होना चाहिए. तो इसमें जो Anyone? प्रॉब्लम इसमें ये बोल प्रभु. बोलिए इसके बोलिए. इसके 3 से 4 सर हम कॉमन रीजन देखते हैं. पहला सर, एक जो है आपकी एक सर्टेन एज के बाद आपको जनरल इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एपिलेप्सी की. अगर ज्यादा हो जाती है तो फिट्स आने शुरू हो जाते हैं. उसके बाद आपको अल्जाइमर जैसे प्रॉब्लम्स आ जाती है अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना हो. इसके अलावा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, आप जो मर्जी दवाई उठा के खा लेते हैं, उसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी नर्व सेल के ऊपर आता है, जिसकी वजह से डिसऑर्डर आता है नर्व सेल में, और आपका जो ब्रेन है वो अच्छे से काम नहीं करता है, और आपको कुछ कुछ दिखने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं साइको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. हम देखते हैं 60-70 की एज में बहुत सारे लोग बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, बिकॉज ऑफ टेंशन, बिकॉज ऑफ करियर प्रोग्रेशन वो देखने को मिलती है. तीसरा, आपका एक्सीडेंट हो गया है, आपको कोई गुम चोट लग गई सर के अंदर, उसकी वजह से एपिलेप्सी हो जाती है. इसके अलावा आपका जो लाइफस्टाइल है, आप किस तरीके से सोते हैं, आप जो है
एक्सरसाइज किस तरीके से करते हैं, ज्यादा भारी एक्सरसाइज करते सर के ऊपर तनाव आता है, उसकी वजह से होता है। और आखिरी में तो हमने देखा ही कि कुछ जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से जेनेटिक हो गई, तो ये सारे कुछ रीजन है जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती Thank you. Move forward, please. तो ये एक पर्सपेक्टिव दिया है दैट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी तरीके से एक लाइमलाइट में है, और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली वी कांट कंपेयर infrastructure of Baltimore to Bihar, but the point is that definitely we have a lot to do catch up. Bridges are very old in case of India. British times के बहुत सारे हैं, मेंटेनेंस उनसे नहीं हो पाती, क्रैश होता है। लेकिन फिर अब इतना बड़ा हमने जो बात की है कि क्या इतने बड़े बड़े हमारे टाइम में हमारे यहाँ है, तो वही नहीं है। तो उसके पर्सपेक्टिव से वही फोकस आता है दैट द ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम जो कि 2015 में लॉन्च भी किया था, वो ब्रिज का सर्वे करना चाहिए उसको। तो वो बात है, जैसे मैंने हमेशा आपको बोला है कि मेंस के जो आंसर राइटिंग होती है, ये जो पूरा होलिस्टिक पर्सनल डेवलपमेंट है, वो कभी भी जब नहीं हो सकता कि आपने सिर्फ फैक्ट्स को देख लिया और हो गया। अब एक इशू अभी ब्रिजेस का आया है, कल रोड आएगी, परसों बिल्डिंग आएंगी, उसके बाद ट्रीज आएंगे, तो आप ऐसे क्या क्या करेंगे? तो एक होलिस्टिक अप्रोच लीजिए, ट्राई टू बी इनोवेटिव। कहीं पर अगर हमें लगता है कि यस दिस इज वंडरफुल वे फॉरवर्ड इंडिया के लिए, जैसे इंडिया ने सिविल इंजीनियरिंग में और सिविल स्ट्रक्चर उसमें प्रोग्रेस भी किया है। हाँ, दिस रिमाइंड अस टू कपल ऑफ अदर टॉपिक्स ऑल्सो। कई बार हमने देखा कि ब्रिज इनॉग्रेट हुआ है, 4 दिन में टूट गया। आई रिमेम्बर बिहार का एक एक्सीडेंट हुआ था, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट साइट, औशिक, जो गुजरात में बड़ा फेमस हुआ था, एंड इट वाज इन द न्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। Morbi Bridge था सर। Morbi Bridge. So that is how we have to connect it with the governance system, connect it with the what is happening in the public limelight. That is why awareness and continuity with the thought is important. Anybody would like to add anything, or we'll move forward? Move forward, please. State of employment in India and what a new report says about youth and women concerns and caution. So पहली बात तो we have discussed, this is a very core important topic for general studies paper 3. Otherwise also it has got an element into general studies paper 1 also. Now state of employment in India, सबसे पहले तो ये सोचना है आपको that in the last 1 decade or so that it has gone down or it has gone up. So youth and women, Mansi, youth and women. So in case of women, we are seeing a decline in the female labor force participation rate. And yesterday also we covered this fact that in youth, the unemployment has doubled over the last 5 years, if we talk about. So these are two important facts or trends that we can say. And the one that we talked in the beginning about how during like post 2019, employment has increased, but in informal sector or the areas which are not sustainable from long-term perspective. तो क्या किया जाए, प्रवेश? If this is the situation, then is the government and the